Hello everyone. Welcome to For Nurses Preparation YouTube channel. I am Neeraj Kumar Kathal. Today is 26 March 2022 and today's important MCQs for upcoming nursing recruitment exams are: first question, which of the following is an indication of adequate breastfeeding in newborn? किसी न्यूबॉर्न बेबी में ब्रेस्ट फीडिंग एडिक्वेटली करवाई जा रही है, यानी पर्याप्त मात्रा में उसे ब्रेस्ट फीड करवाया जा रहा है, इस चीज़ की आइडेंटिफाई करने के लिए कौन सा ऑप्शन सही माना जाएगा? ऑप्शन ए, passes urine 8 to 10 times per day. Option B, cries frequently. Option C, restless. Option D, good sucking reflex. ऑप्शन ए इज करेक्ट हियर. अगर एक न्यूबॉर्न बेबी दिन में 8 to 10 टाइम्स 8 से 10 बार यूरिन पास करता है तो हम ये मान सकते हैं कि उसे जितना मिल्क आवश्यक था उतना मिल्क दिया जा रहा है, यानी पर्याप्त ब्रेस्ट फीडिंग करवाई जा रही है. इसके अलावा याद रखिएगा, न्यूबॉर्न बेबीज़ को दिन में लगभग हर 2 घंटे बाद ब्रेस्ट फीड करवाना होता है, या फिर बच्चा जब भी क्राई करे, रोए, तो उस समय उसे ब्रेस्ट फीड करवाना आवश्यक है. जन्म के आधे से 1 घंटे के अंदर अंदर हमें ब्रेस्ट फीडिंग करवाना शुरू कर देना चाहिए. ब्रेस्ट मिल्क में सभी इसेंशियल कंपोनेंट्स पर्याप्त मात्रा में मौजूद रहते हैं, इसलिए पहले 6 महीने में सिर्फ और सिर्फ मदर्स मिल्क इज सफिशिएंट फॉर द बेबी. ब्रेस्ट मिल्क में आयरन कंपोनेंट कुछ मात्रा में कम होते हैं, इसके लिए हम 4 महीने बाद आयरन सप्लीमेंट्स दे सकते हैं बच्चे को. 6 मंथ्स के बाद ब्रेस्ट मिल्क के अलावा कुछ और देना वीनिंग कहलाता है, या इसे आप सप्लीमेंट फीडिंग स्टार्ट कह सकते हैं. क्वेश्चन नंबर 2, Gomez classification is used to grade the condition of children in. गोमेज क्लासिफिकेशन का इस्तेमाल बच्चों में किस कंडीशन को डिनोट करने या क्लासिफाई करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है? ऑप्शन ए, रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस. ऑप्शन बी, प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन. ऑप्शन सी, प्री मैच्योरिटी. ऑप्शन डी, कार्डियक डिसऑर्डर्स. द राइट आंसर इज ऑप्शन बी. गोमेज क्लासिफिकेशन के द्वारा हम प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन है या नहीं, इस चीज़ को क्लासिफाई करते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं. प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन के सब टाइप्स आपको याद होंगे, क्वाशियोर्कर एंड मेरास्मस. आइए अब बात कर लेते हैं गोमेज क्लासिफिकेशन के बारे में. One of the earliest system of classifying the protein energy malnutrition in children based on percentage of expected weight for age. गोमेज क्लासिफिकेशन प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन को क्लासिफाई करने का सबसे पुराना मेथड है. इस मेथड में हम बच्चे की उम्र में कितना वेट होना चाहिए और बच्चे का वेट कितना है, इस के हिसाब से उन्हें अलग अलग कैटेगरीज में रखते हैं. जैसे कि ओवर 90% इज़ नॉर्मल, 76 to 90% is mild. It is classified under first degree malnutrition.
61 to 75 is moderate and classified under second degree malnutrition, and less than 60% is severe third degree malnutrition. इस चीज को एक सिंपल एग्जांपल से हम समझते हैं. मान लीजिए कोई बच्चा है जिसकी उम्र 5 साल है और 5 साल की उम्र में इस बच्चे का जो वजन है वो 10 kg होना चाहिए था. ये एक स्टैंडर्ड मान लिया हमने समझने के लिए. सिर्फ 5 साल की उम्र के सभी बच्चों का वजन यदि 10 किलो है तो हम ये मानेंगे कि बच्चा नॉर्मल है. अगर मान लीजिए इस बच्चे का वजन 7.6 से 9 kg के बीच में होता है तो इसे हम फर्स्ट डिग्री प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन की कैटेगरी में रखेंगे. याद रखिएगा 76 to 90% वेट अगर है, एक्चुअल जो वेट होना चाहिए उसका, तो फर्स्ट डिग्री में आएगा. और वहीं पर यदि बच्चे का वजन 6 किलो से 7.5 किलो के बीच होता तो इसे हम सेकेंड डिग्री माल न्यूट्रिशन की कैटेगरी में रखते. और यदि बच्चे का वजन 5 साल की उम्र में 6 किलो से भी कम है तो इस सिचुएशन में हम कह सकते हैं कि इस बच्चे को सीवियरली प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन हुआ है. इसे बहुत ही ज़्यादा अटेंशन और प्रॉपर ट्रीटमेंट की आवश्यकता है. यहाँ पर जो ये वैल्यू दी है 10 kg, ये मैंने जस्ट आपको समझाने के लिए दिया है, ये स्टैंडर्ड वैल्यू नहीं है. आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं. प्रीवियस एग्जाम में गोमेज क्लासिफिकेशन से क्वेश्चन पूछा भी गया है. नेक्स्ट क्वेश्चन, which laboratory data confirm the diagnosis of congestive heart failure? कल की क्लास में हमने कंजेस्टिव हार्ट फेलियर के बारे में डिस्कस किया था. इस सिचुएशन में कौन सी पोजीशन दी जाती है इसके बारे में भी देखा था. अब आपको बताना है कि कंजेस्टिव हार्ट फेलियर होने पर इस चीज़ को आइडेंटिफाई या डायग्नोस करने के लिए कौन सा टेस्ट इस्तेमाल किया जाता है. क्या चेस्ट एक्सरे हेल्पफुल होगा, लीवर फंक्शन टेस्ट हेल्पफुल होंगे, ब्लड यूरिया नाइट्रोजन लेवल हेल्पफुल होगा, या बीटा टाइप नाइट्रोयूरेटिक पेप्टाइड टेस्ट करके हम इसे आइडेंटिफाई कर पाएंगे. द राइट आंसर इज ऑप्शन ए. कंजेस्टिव हार्ट फेलियर को आइडेंटिफाई करने के लिए हम चेस्ट एक्सरे का इस्तेमाल करते हैं. चेस्ट एक्सरे शोज एन एनलार्ज्ड हार्ट एंड पल्मोनरी एडिमा. चेस्ट एक्सरे करवाकर हम हार्ट के साइज को आइडेंटिफाई करते हैं और पल्मोनरी एरिया में मौजूद एडिमा को आइडेंटिफाई कर सकते हैं. ऑल्दो एलिवेटेड लेवल्स ऑफ बी टाइप नाइट्रोयूरेटिक पेप्टाइड में ऑल्सो एड इन डायग्नोसिस. इसके अलावा बी टाइप नाइट्रोयूरेटिक पेप्टाइड का इस्तेमाल कुछ हद तक इसमें किया जाता है, लेकिन प्रॉपर अगर डायग्नोसिस की बात की जाए तो वो चेस्ट एक्सरे से ही पॉसिबल है. नेक्स्ट, इफ्लुएंट स्टूल कंसिस्टेंसी इन इलियोस्टोमी. इलियोस्टोमी से अगर इफ्लुएंट स्टूल निकल रहा है तो ये कैसा होगा ये आपको बताना है. सॉलिड होगा, वाटरी होगा, रेडिश पेस्ट लाइक होगा या थिक लिक्विड जैसा होगा. द राइट आंसर इज ऑप्शन डी. इट इज थिक लिक्विड. इलियोस्टोमी में जो स्टूल निकलेगा वो थिक लिक्विड होगा. हल्का गाढ़ा लिक्विडी स्टूल देखने को मिलेगा. दिस इज कॉल्ड इफ्लुएंट स्टूल. इलियोस्टोमी क्या है इसे भी ब्रीफली एक्सप्लेन कर लेते हैं. हमारी जो स्मॉल इंटेस्टाइन होती है अप्रॉक्सीमेटली 5 मीटर्स लॉन्ग, इसके अंदर 3 पार्ट्स होते हैं. सबसे पहले होता है ड्यूडेनम, फिर होता है जेजुनम और इसका आखिरी पार्ट इलियम कहलाता है. इलियम पार्ट ही स्मॉल इंटेस्टाइन को लार्ज इंटेस्टाइन से जोड़ने का काम करता है.
अब मान लीजिए किसी पेशेंट के अंदर इलियम इंटेस्टाइनल पार्ट के अंदर किसी प्रकार का कोई डैमेज हो गया, कोई इन्फेक्शन हो गया, ऑब्स्ट्रक्शन हो गया या कोई और रीज़न हो गया जिसकी वजह से हमें इस इंटेस्टाइन का एक हिस्सा जो कि डैमेज था उसे काट कर निकालना है, उस हिस्से को रिमूव करना है। और इसे यहाँ से रिमूव करने के बाद इसी जगह से एक आर्टिफिशियल ओपनिंग बनानी है हमें, जहाँ से स्टूल डायरेक्टली एब्डोमेन के थ्रू बाहर निकलता रहे। यानी जो स्टूल है वो स्मॉल इंटेस्टाइन के इलियम पार्ट से होता हुआ एब्डोमिनल वॉल के थ्रू हमारे बॉडी से बाहर निकाल दिया जाए। इस ओपनिंग को, इस प्रोसेस को हम इलियोस्टोमी कहते हैं। और हम ये जानते हैं कि हमारी बॉडी में जो वाटर कंटेंट का एब्जॉर्प्शन होता है वो लार्ज इंटेस्टाइन में होता है। आपने यदि स्मॉल इंटेस्टाइन में ओपनिंग बना दी और यहीं से स्टूल को डायरेक्टली आप बॉडी से बाहर निकाल रहे हैं तो इस स्टूल के अंदर वाटर की जो मात्रा है वो ज़्यादा रहेगी, इसलिए यहाँ से आने वाला स्टूल थिक और लिक्विड फॉर्म में होगा। सो ऑप्शन डी इज करेक्ट हियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेनिया इज अ टाइप ऑफ। आपको बताना है मेनिया किस प्रकार का डिसऑर्डर है। क्या ये थॉट डिसऑर्डर है, डिसोसिएटिव डिसऑर्डर है, मूड डिसऑर्डर है या न्यूरोटिक डिसऑर्डर है। द राइट आंसर इज ऑप्शन सी, इट इज मूड डिसऑर्डर। M for mania, M for mood. Mania is a mood disorder. मेनिया की डेफिनेशन की बात की जाए तो एक्सट्रीमली एलिवेटेड एंड एक्साइटेबल मूड यूजुअली एसोसिएटेड विद बाइपोलर डिसऑर्डर। मेनिया एक ऐसी कंडीशन है जब पेशेंट बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड रहता है, एक्टिव रहता है, उसका मूड एलिवेटेड रहता है। जनरली मैनिक डिसऑर्डर या मेनिया जो है बाइपोलर डिसऑर्डर के अंतर्गत देखे जाते हैं। बाइपोलर डिसऑर्डर का मतलब है किसी भी पेशेंट में कुछ समय तक डिप्रेशन रहे और फिर मेनिया एपिसोड्स आए। डिप्रेशन मेनिया ये लगातार एक साइक्लिक मैनर में चलता रहे तो इसे हम बाइपोलर डिसऑर्डर के रूप में जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मैनी एडमिनिस्ट्रेटिव एरियाज आर देयर इन डिलीवरी ऑफ हेल्थ सर्विसेज एट डिस्ट्रिक्ट लेवल। किसी भी डिस्ट्रिक्ट में हेल्थ सर्विसेज को डिलीवर करने के लिए कितने एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल्स होते हैं ये आपको बताने हैं। 4, 5, 6, 7। द राइट आंसर इज ऑप्शन सी। हमारे देश में किसी भी ज़िले में हेल्थ सर्विसेज को डिलीवर करने के लिए कुल 6 लेवल होते हैं, 6 एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल्स होते हैं। आइए इसके बारे में बात कर लें। अगर आप 2001 की जनगणना के अनुसार बात करें तो हमारे इंडिया के अंदर करीब 597 डिस्ट्रिक्ट थे। 2011 की जनगणना के अनुसार बात की जाए तो करीबन 640 डिस्ट्रिक्ट थे और 2021 की जनगणना के अनुसार इंडिया में करीब 742 डिस्ट्रिक्ट्स हैं। ये रीसेंट डाटा है, इसे आप मैच कर लीजिएगा। और हर ज़िले के अंदर, हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर टोटल 6 एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल्स होते हैं, जिसमें सबसे पहले आता है पंचायत, फिर विलेज, फिर म्यूनिसिपैलिटीज़ एंड कॉरपोरेशन, कम्युनिटी डेवलपमेंट ब्लॉक, तहसील एंड सब डिवीज़न। नेक्स्ट क्वेश्चन, वन ऑफ द मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशंस ऑफ मायोकार्डियल इंफ्रैक्शन। हार्ट अटैक में सबसे ज़्यादा देखे जाने वाला कॉम्प्लिकेशन कौन सा होता है। हाइपोकैलीमिया, एनाफाइलैक्टिक शॉक, कार्डियक डिसरिथमियाज, कार्डियक एनलार्जमेंट।
The right answer is option C. It is cardiac dysrhythmia. Common complications of myocardial infarction is dysrhythmias. Most common complication which present 80% of MI patient. कुल मान लीजिए 100 लोगों को हार्ट अटैक आया तो उसमें से लगभग 80% लोगों को डिसएरिथमिया होगा ही होगा। ये इसका सबसे ज़्यादा देखे जाने वाला कॉम्प्लिकेशन है। डिसएरिथमियास का मतलब है हार्ट बीट का इरेगुलर हो जाना। इसके अलावा एमआई के बाद कार्डियोजेनिक शॉक, हार्ट फेलियर, पैपिलरी मसल्स डिसफंक्शन, वेंट्रिकुलर एन्यूरिज्म और ड्रेसलर सिंड्रोम जैसी कंडीशंस भी होती हैं। ड्रेसलर सिंड्रोम क्या है इसे भी जान लेते हैं। पोस्ट मायोकार्डियल इंफ्राक्शन सिंड्रोम कैरेक्टराइज्ड बाय प्लूरिटिक चेस्ट पेन, पेरिकार्डाइटिस, फीवर एंड ल्यूकोसाइटोसिस। हार्ट अटैक आने के बाद यदि किसी पेशेंट में 4 चीज़ें देखने को मिलें तो इसे हम ड्रेसलर सिंड्रोम के नाम से जानते हैं। ये 4 चीज़ें हैं प्लूरिटिक चेस्ट पेन, पेरिकार्डाइटिस, फीवर एंड ल्यूकोसाइटोसिस। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ड्रेसलर सिंड्रोम के बारे में प्रीवियस नॉर्सेट एग्जाम में पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पल्स प्रेशर ऑफ बीपी 140/90 mm of Hg is। अगर किसी पेशेंट का ब्लड प्रेशर 140/90 mm of Hg है तो इसमें पल्स प्रेशर कितना होगा ये आपको कैलकुलेट करना है। पल्स प्रेशर को कैलकुलेट करने के लिए हम सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर में से डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर को घटा देते हैं, माइनस कर देते हैं। यहाँ पर सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर यानी अपर बीपी की वैल्यू दी गई है 140 और डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर की वैल्यू दी गई है 90। तो 140 में से जब आप 90 को माइनस करेंगे तो आपका आंसर आएगा 50 mm of Hg एंड दिस इज द पल्स प्रेशर वैल्यू। सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर माइनस डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर इक्वल्स पल्स प्रेशर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग नॉन एब्जॉर्बेबल सूचर। आपको इन चारों ऑप्शंस में से उस ऑप्शन को बताना है जो कि नॉन एब्जॉर्बेबल सूचर का एग्जाम्पल है। नॉन एब्जॉर्बेबल सूचर का मतलब है ऐसे स्टिचेस या सूचर्स जिन्हें बॉडी में लगाने के बाद कुछ दिन बाद रिमूव करना होता है, ये बॉडी द्वारा एब्जॉर्ब नहीं किए जाते। विक्राइल, पॉलिस्टर, क्रोमिक कैटगट या मोनोक्राइल। The right answer is option B. पॉलिस्टर एक नॉन एब्जॉर्बेबल सूचर है। इसके अलावा विक्राइल, क्रोमिक कैटगट और मोनोक्राइल ये सभी एब्जॉर्बेबल सूचर हैं, यानी इन्हें एक बार लगवाने के बाद बॉडी से रिमूव करने की आवश्यकता नहीं होती। बॉडी में मौजूद एंजाइम्स के एक्शन द्वारा ये बॉडी में ही एब्जॉर्ब कर लिए जाते हैं, डिसॉल्व कर लिए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग वैक्सीनेशन इज रिसेंटली रिकमेंडेड फॉर एडोलेसेंट गर्ल्स। कौन सा वैक्सीन रिसेंटली एडोलेसेंट एज की गर्ल्स को लगाने के लिए कहा गया है, रिकमेंड किया गया है। टिटनेस टॉक्सॉइड, रूबेला वैक्सीन, पेंटा वैक्सीन या फिर MMR। The right answer is option B. It is rubella vaccine. एडोलेसेंट एज की गर्ल्स का मतलब है 9 to 19 ईयर्स की एज वाली सभी गर्ल्स या फीमेल्स, इन्हें रूबेला वैक्सीन के लिए कहा गया है। रूबेला डिजीज़
जिसे आप जर्मन मीजल्स के नाम से भी जानते हैं, ये एक कंटेजियस या कम्युनिकेबल टाइप का वायरल इन्फेक्शन होता है और इस डिजीज़ का स्प्रेड पर्सन टू पर्सन डायरेक्टली कांटेक्ट ऑफ सलाइवा के आने पर या फिर स्नीजिंग और कफिंग के द्वारा ड्रॉपलेट्स के कांटेक्ट में आने पर हो सकता है। सिम्टम्स की यदि बात की जाए तो इसमें पर्सन को फीवर रहता है, उसके नेक एरिया की लिम्फ नोड्स एनलार्ज हो सकती हैं, आई रेड हो सकती है, स्किन रैशेज हो सकते हैं, रनिंग नोज हो सकती है, हेडेक हो सकता है। इस डिजीज से सफरिंग पर्सन को कुछ वीक्स के लिए 2 से 3 वीक्स के लिए आइसोलेट करना जरूरी होता है। इसके अलावा पेंटा वैक्सीन या पेंटावेलेट वैक्सीन ऐसा वैक्सीन है जो कि एक ही वैक्सीन 5 अलग अलग डिजीज़ से प्रिवेंशन देता है। ये डिजीज़ हैं डिप्थीरिया, पर्टूसिस, टेटनस, हेपेटाइटिस बी और हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा टाइप बी। पेंटावेलेंट वैक्सीन ऐसा वैक्सीन है जो एक ही बार लगाने पर एक साथ 5 डिजीज़ के लिए हमें इम्यूनिटी देता है, डीपीटी प्लस, हेपेटाइटिस बी एंड हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा टाइप बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, बोथ बर्थ एंड डेथ आर टू बी रजिस्टर्ड विद इन। जन्म और मृत्यु दोनों का रजिस्ट्रेशन या पंजीकरण कितने दिनों में हो जाना चाहिए? 1 मंथ, 1 ईयर, 45 डेज या 21 डेज? The right answer is option D. It must be done within 21 days. सिंपली कहें तो बर्थ सर्टिफिकेट और डेथ सर्टिफिकेट दोनों ही 21 दिनों के अंदर बन जाने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ पेशेंट रिसीविंग एंटी हाइपरटेंसिव मेडिकेशन कंप्लेन्स ऑफ पोस्चुरल हाइपोटेंशन, दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ। किसी पेशेंट को एंटी हाइपरटेंसिव मेडिसिन दे रहे हैं आप और उसे पोस्चुरल हाइपोटेंशन जैसी कंडीशन होती है, तो ये इस ड्रग का क्या है? साइड इफेक्ट है, टॉक्सिक इफेक्ट है, एलर्जिक इफेक्ट है या इडियोसिंक्रेटिक इफेक्ट है? द राइट आंसर इज ऑप्शन ए। एंटी हाइपरटेंसिव मेडिसिन ऐसी मेडिसिन होती हैं जो कि हाई बीपी वाले पेशेंट्स में बीपी को लो करने या रेगुलेट करने के लिए दी जाती हैं। जब ये मेडिसिन्स चल रही होती हैं तो इनके इफ़ेक्ट के कारण कई बार पर्सन का बीपी पोजीशन चेंज करने पर नॉर्मल से कम हो जाता है। इसको हम पोस्चुरल हाइपरटेंशन कहते हैं। मान लीजिए पर्सन लाई डाउन था, लेटा हुआ था बेड पर, अचानक से पेशेंट बेड से खड़ा हो जाता है और अचानक से हुई इस मूवमेंट के कारण, पोस्चर चेंज के कारण हाइपोटेंशन का होना, बीपी का कम होना पोस्चरल हाइपोटेंशन है। और अगर मान लीजिए कोई पेशेंट लाइंग डाउन से अचानक खड़ा होता है, स्टैंड अप होता है, तो उसमें अगर ब्लड प्रेशर लो होता है तो इसे चक्कर आ सकते हैं और ये नीचे गिर सकता है और नीचे गिरने के कारण इसे चोट लग सकती है, फ्रैक्चर हो सकता है, इंजरी हो सकती है। तो हमेशा याद रखें, अगर किसी पर्सन को हाइपोटेंशन के लिए मेडिसिन चल रही हैं, बीपी कम करने की दवा चल रही है, तो उसे हमेशा ये बात आप सिखाएं कि जब भी आप बेड से उठकर खड़े हों तो उस समय आपको अपनी पोजीशन को धीरे धीरे चेंज करना है। लाइन डाउन से सिटिंग में आना है, थोड़ी देर रुकना है, फिर धीरे से खड़े होना है ताकि आपका बीपी अचानक फॉल ना हो और आप नीचे ना गिर जाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन, गोल्डन कलर ऑफ एमनियोटिक फ्लूइड इंडिकेट्स विच कंडीशन? अगर एमनियोटिक फ्लूइड का कलर गोल्डन हो जाए तो ये हमें क्या बताता है? फीटल डिस्ट्रेस, पोस्ट मैच्योरिटी, आरएच इनकम्पैटिबिलिटी या इंट्रायूट्राइन डेथ? एमनियोटिक फ्लूइड का कलर कैसा है?
इस चीज के बारे में प्रीवियस एग्जाम में कई बार पूछा गया है, इंपॉर्टेंट है। द राइट आंसर इज ऑप्शन सी। अगर एमनियोटिक फ्लूइड का कलर गोल्डन हो जाए तो ये RH इनकम्पैटिबिलिटी को बताता है। एमनियोटिक फ्लूइड एक ऐसा लिक्विड सब्सटेंस है जो कि वुम्ब में बेबी को प्रोटेक्ट करता है। वुम्ब में कोरियन और एमनियन लेयर द्वारा बच्चा कवर्ड रहता है और इस लेयर के अंदर एक फ्लूइड पाया जाता है जिसे एमनियोटिक फ्लूइड कहते हैं। इस फ्लूइड की मात्रा टर्म प्रेगनेंसी पर अराउंड 800 ml होती है। ये फ्लूइड बच्चे को बाहर से आने वाले सभी जर्क से बचाता है, टेम्परेचर सडन चेंज से बचाता है और बच्चे को फ्री मूवमेंट करने के लिए स्पेस प्रोवाइड करवाता है। अगर एमनियोटिक फ्लूइड का कलर वाइट है तो इसका मतलब है कि जो एमनियोटिक फ्लूइड है वो नॉर्मल है, वाइट कह लीजिए या यूँ कहिए कि कलरलेस अगर है एमनियोटिक फ्लूइड तो ये नॉर्मल माना जाता है। अगर एमनियोटिक फ्लूइड का कलर ग्रीन हो जाए तो इसका मतलब है बच्चे ने म्यूकोनियम यानी फर्स्ट स्टूल पास करके इसे स्वेलो कर लिया है या स्वेलो करने के चांसेस हैं, तो ये हमें फीटल डिस्ट्रेस को बताती है। एमनियोटिक फ्लूइड का कलर यदि ग्रीन हो जाए तो समझ लेना है कि बच्चे ने म्यूकोनियम पास कर दिया है और ये म्यूकोनियम अब बच्चे के रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में जाकर प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है, बच्चा डिस्ट्रेस में जा सकता है। अगर बच्चा पोस्ट मैच्योर स्टेज में होगा तो इस बच्चे का जो एमनियोटिक फ्लूइड होगा वो आपको सैफ्रॉन कलर का देखने को मिलेगा। सैफ्रॉन का मतलब है ग्रीनिश येलो। और यदि बच्चे की वुम्ब में डेथ हो जाती है तो एमनियोटिक फ्लूइड का कलर जो है डार्क ब्राउन या टोबैको कलर का होता है। इसके अलावा यदि डार्क कलर का एमनियोटिक फ्लूइड है तो इसका मतलब है कॉन्सील्ड एक्सीडेंटल हेमरेज हुआ है। ये सभी पॉइंट्स इंपॉर्टेंट हैं। होपफुली दिस इज क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द नंबर ऑफ डोजेज ऑफ विटामिन ए सिरप a 5-year-old children does receive. Very important question if you are preparing for upcoming CHO exams. आपको बताना है कि विटामिन ए की प्रोफाइलैक्टिक डोज टोटल 5 साल की उम्र तक बच्चे को कितनी बार दी जाती हैं? 7 टाइम्स, 8 टाइम्स, 9 टाइम्स या 10 टाइम्स? The right answer is option C. It is 9 times. 5 साल की उम्र तक बच्चे को 9 बार विटामिन ए की डोज दी जाती है। बच्चे को विटामिन ए की पहली डोज 9 महीने की एज पर दी जाती है जब बच्चे को मीजल्स के वैक्सीनेशन के लिए बुलाया जाता है और इस समय जो डोज होती है विटामिन ए की वो 1 लाख इंटरनेशनल यूनिट होती है। सेकेंड डोज 16 से 18 महीने पर दी जाती है और ये डोज 2 लाख इंटरनेशनल यूनिट्स की होती है। इसके बाद हर 6 महीने के गैप पर 5 साल की उम्र तक विटामिन ए की 2 लाख इंटरनेशनल यूनिट की डोज दी जाती है। तो हम यूं कहें कि टोटल 9 डोज हो गई जिसमें से एक डोज तो 1 लाख इंटरनेशनल यूनिट की है और बाकी की 8 जो डोजेज हैं वो 2 लाख इंटरनेशनल यूनिट की है। तो आपसे पूछा जा सकता है कि 5 साल की उम्र तक बच्चे को कितने लाख इंटरनेशनल यूनिट टोटल विटामिन ए दिया जाता है, तो आप बताएंगे कि 17 लाख इंटरनेशनल यूनिट। 17 लाख इंटरनेशनल यूनिट 5 साल तक की उम्र के बच्चों को दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 20 years old preemie gravida patient
admitted with severe pregnancy induced hypertension is given intravenous magnesium sulfate, the nurse should obtain which one of the following information? एक 20 साल की प्रीमी ग्रेविडा मदर है जिसे प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन हुआ है, प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन, और इसके ट्रीटमेंट के लिए इसे मैग्नीशियम सल्फेट यानी MgSO4 दिया जा रहा है। इस मेडिसिन को देते समय नर्स को कौन सी सावधानी रखनी है, किस इंफॉर्मेशन को लगातार चेक करते रहना है, ये आपको बताना है। ऑप्शन ए के अनुसार यूरिन आउटपुट को हम हर 8 घंटे बाद चेक करेंगे, या फिर डीप टेंडन रिफ्लेक्सेस को हर 4 घंटे बाद चेक करेंगे, रेस्पिरेटरी रेट को असेस करेंगे लगातार, या फिर हर 6 घंटे में एक बार ब्लड प्रेशर की मॉनिटरिंग करेंगे। इस क्वेश्चन को 3 स्टार मार्क्स मिलेंगे क्योंकि इसे कई बार पूछा गया है अलग अलग तरीके से। MgSO4 मेडिसिन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। द राइट आंसर इज ऑप्शन सी। MgSO4 देने के बाद हम पेशेंट में रेस्पिरेटरी रेट का असेसमेंट करेंगे। आइए इसके बारे में, इसके रैशनल को जान लें। Magnesium sulfate depresses the respiratory system, so first assess the respiratory rate। इस क्वेश्चन में आपको बताना था कि सबसे पहले आप किस चीज का असेसमेंट करेंगे, तो ये होगा रेस्पिरेशन का असेसमेंट। पेशेंट की रेस्पिरेशन रेट कैसी है, उसकी डेप्थ कैसी है, ये सभी चीज़ें आपको चेक करनी होंगी। इसके अलावा मैग्नीशियम सल्फेट का एंटीडोट क्या है, ये भी एग्जाम में पूछा जाता है, तो आप बताएंगे कैल्शियम ग्लूकोनेट। MgSO4 टॉक्सिसिटी होने पर एंटीडोट के रूप में कैल्शियम ग्लूकोनेट दिया जाता है। मैग्नीशियम सल्फेट एक्लेम्शिया में ड्रग ऑफ चॉइस के रूप में इस्तेमाल की जाती है। पहले प्री एक्लेम्शिया होता है और फिर एक्लेम्शिया होता है। प्री एक्लेम्शिया कंडीशन का मतलब है प्रेगनेंसी के दौरान वुमेन का ब्लड प्रेशर काफ़ी हाई रहे, यूरिन में प्रोटीन की प्रेजेंस हो और बॉडी में एडिमा हो, तो ये कंडीशन प्री एक्लेम्शिया कहलाती है। इन तीनों ही कंडीशंस के साथ वुमेन को यदि सीजर्स आ जाएं, कन्वल्जन्स आ जाएं, तो ये कंडीशन एक्लेम्शिया कहलाती है। वुमेन प्री एक्लेम्शिया से एक्लेम्शिया में ना चली जाए, यानी उसे सीजर्स ना आए, इस चीज़ को रोकने के लिए हम मैग्नीशियम सल्फेट का इस्तेमाल करते हैं और इसी वजह से ये इसमें ड्रग ऑफ चॉइस के रूप में मानी जाती है। इस क्वेश्चन को भी प्रीवियसली पूछा गया है। प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन डेवलप्स आफ्टर 20 वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी। 20 सप्ताह की प्रेगनेंसी होने के बाद जनरली PIH देखा जाता है। प्री एक्लेम्शिया इन विच हाइपरटेंशन, प्रोटीन यूरिया एंड एडिमा इज फाउंड। प्री एक्लेम्शिया व्हेन गेट कॉम्प्लिकेटेड विद कन्वर्जन्स और कोमा, इट इज कॉल्ड एक्लेम्शिया। आप चाहें तो इन सभी पॉइंट्स का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ये सभी पॉइंट्स इंपॉर्टेंट हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नेगेटिव सिम्टम ऑफ सीजोफ्रेनिया। सीजोफ्रेनिया इज ऑल्सो अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। सीजोफ्रेनिया में कौन सा नेगेटिव सिम्टम देखने को मिलता है? एनहेडोनिया, डेल्यूशन, हेल्यूसिनेशन और क्लैग एसोसिएशन। द राइट आंसर इज ऑप्शन ए, एनहेडोनिया। सीजोफ्रेनिया में जब हम साइन एंड सिम्टम्स का रीड करते हैं, स्टडी करते हैं, तो वहाँ पर एक टर्म होती है पॉजिटिव सिम्टम्स और एक होती है नेगेटिव सिम्टम। इसमें हम कई बार कंफ्यूज होते हैं। इस चीज़ को याद रखने के लिए बहुत ही बेसिक सी चीज़ है, सीजोफ्रेनिया डिजीज़ होने के बाद जो सिम्टम्स प्रेजेंट हैं वो सभी पॉजिटिव सिम्टम्स कहलाएंगे, और सीजोफ्रेनिया होने के बाद
जो चीज़ें अब पेशेंट में नहीं हैं, सिम्टम्स जो हट चुके हैं, नॉर्मल चीज़ें एबनॉर्मल में बदल गई हैं, वो सभी नेगेटिव सिम्टम्स कहलाएंगे। जैसे पेशेंट को जब सिजोफ्रेनिया हुआ तो उसके बाद उसे डेल्यूशन होने लगा, यानी कि उसने किसी गलत चीज़ को सही मान लिया और हम उसे चाहकर भी इसे नहीं, इसके बिलीफ को बदल पा रहे हैं। अब पेशेंट को हेल्यूसिनेशन हो रहा है, यानी कि उसे कुछ ऐसा दिखाई दे रहा है जो वास्तव में वहाँ है ही नहीं, उसे कुछ ऐसी चीज़ें सुनाई दे रही हैं जो वाकई में है ही नहीं। उसके अलावा पेशेंट को क्लैग एसोसिएशन जैसी फाइंडिंग्स देखने को मिल रही हैं। ये चीज़ें पहले नहीं थी, लेकिन सीजोफ्रेनिया डिजीज़ होने के बाद पेशेंट में आ गई हैं, यानी पॉजिटिव हो गई हैं, प्रेजेंट हो गई हैं, इसलिए ये सभी चीज़ें पॉजिटिव सिम्टम्स ऑफ सीजोफ्रेनिया कहलाएंगे। अब नेगेटिव सिम्टम्स क्या हैं? जैसे कि इसका एग्जाम्पल है एनहेडोनिया। एनहेडोनिया शब्द का मतलब होता है कि पेशेंट की वह स्टेज जिसमें उन सभी एक्टिविटीज़ को करने में डिजीज से पहले इंटरेस्ट आता था, वो अब नहीं आ रहा है। मान लीजिए सिंपल सा एग्जांपल है, आपको किसी पेशेंट को सिजोफ्रेनिया होने से पहले क्रिकेट खेलने का शौक था, वो लगातार क्रिकेट खेलता था, देखता था, उसे काफ़ी जॉय फील होता था, एन्जॉयमेंट फील होता था। लेकिन जैसे ही उसे सिजोफ्रेनिया हुआ तो उसने क्रिकेट खेलना और देखना छोड़ दिया, यानी उसे इस एक्टिविटी से अब एन्जॉयमेंट नहीं मिल रहा है, यानी कि ये सिम्टम जो है अब हट चुका है। तो हम कह सकते हैं कि सिजोफ्रेनिया के बाद एनहेडोनिया हो गया है, यानी कि अब उसे एक्टिविटीज़ में इंटरेस्ट नहीं रहा, तो ये नेगेटिव सिम्टम रहेगा। होपफुली दिस इज क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, which laboratory test which confirms the diagnosis of myocardial infarction? हार्ट अटैक या एमआई होने पर इस चीज़ को डायग्नोस करने के लिए कौन सा टेस्ट करवाया जाता है? सीरम कैल्शियम, एपीटीटी, सेडिमेंटेशन रेट एंड एएलटी, एलडीएच, सीकेएमबी, ट्रोपोनिन या फिर ब्लड यूरिया नाइट्रोजन? The right answer is option C. It is LDH, CKMB and troponin. These are called cardiac indicators. So it is increased level in blood contains diagnosis of myocardial infarction. हार्ट अटैक आने के बाद जब पेशेंट में ब्लड टेस्ट करवाया जाता है, उस ब्लड टेस्ट में LDH, CKMB और ट्रोपोनिन जैसे एंजाइम्स का लेवल यदि नॉर्मल से बढ़ा हुआ मिले तो हम ये कह सकते हैं कि पेशेंट को हार्ट अटैक आया है। ये सभी एक विशेष प्रकार के प्रोटीन होते हैं जो कि हमारी कार्डियक मसल्स में स्टोर्ड रहते हैं। जैसे ही ये मसल्स डैमेज होती हैं तो ये जो प्रोटीन्स है ये यहाँ से निकल के मसल्स के अंदर से ब्लड में आ जाते हैं, और ब्लड में जब इनकी प्रेजेंस बढ़ती है, इनका लेवल बढ़ता है, तो हम ये जान लेते हैं कि हमारी कार्डियक सेल्स डैमेज हुई हैं। इसी कारण ये प्रोटीन वहाँ से निकल के बाहर आ गए हैं और श्योरिटी के साथ पर्सन को हार्ट अटैक आया है। आपसे एग्जाम में पूछा भी जा सकता है कि हार्ट अटैक को आइडेंटिफाई करने के लिए मोस्ट स्पेसिफिक मार्कर कौन सा इस्तेमाल किया जाता है, तो आप कहेंगे ट्रोपोनिन आई या ट्रॉप आई। ये सबसे ज़्यादा स्पेसिफिक मार्कर माना जाता है क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ हमारे हार्ट की मसल्स में पाया जाता है, बॉडी के दूसरे ऑर्गन्स या मसल्स में ये नहीं पाया जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन, the hypertensive patient is being given propranolol. What is the action of drug? हाई बीपी वाले पर पेशेंट को हम प्रोप्रेनोलॉल मेडिसिन दे रहे हैं। इस ड्रग का एक्शन क्या है ये आपको बताना है। ऑप्शन ए, वैसोडाइलेशन अकर्स रिजल्टिंग इन डिक्रीज इन कार्डियक आफ्टर लोड। ये मेडिसिन वेसल्स को डायलेट करेगी जिसकी वजह से कार्डियक आफ्टर लोड डिक्रीज हो जाएगा। या फिर डिक्रीज इन कार्डियक आउटपुट एंड राइज इन एट्रियल ब्लड प्रेशर। ये कार्डियक आउटपुट को कम करके आर्ट्रियल ब्लड प्रेशर को बढ़ा देगी। या फिर डिक्रीज इन कार्डियक रेट विथ रिजल्टिंग इन कार्डियक आउटपुट। ये हार्ट की
रेट को, कार्डियक रेट को कम कर देगी, जिससे कि कार्डियक आउटपुट भी कम हो जाएगा। या फिर पेरिकार्डिनल फ्लूइड इज डिक्रीज, दस डिक्रीजिंग द कार्डियक वर्कलोड। पेरिकार्डियल स्पेस में मौजूद पेरिकार्डियल फ्लूइड की मात्रा कम करके कार्डियक वर्कलोड को कम करेगी ये मेडिसिन। बीटा ब्लॉकर्स प्रोप्रेनालॉल किस प्रकार से बीपी को कम करती है, ये आपको बताना है, सेलेक्ट करना है। द राइट आंसर इज ऑप्शन सी, डिक्रीज इन कार्डियक रेट विथ अ रिजल्टिंग इन कार्डियक आउटपुट। ये मेडिसिन हमारे हार्ट की कॉन्ट्रैक्शन रेट को कम कर देती हैं, जिसके कारण कार्डियक आउटपुट भी कम हो जाता है और पेशेंट का बीपी कुछ ठीक होने लगता है। Propranolol is a beta adrenergic blocking agent. Betas adrenergic are the drugs, nervous system and of adrenergic hormones. Example, decrease in heart rate, force of contraction, which result in decreased blood pressure. Propranolol एक बीटा एड्रेनर्जिक ब्लॉकिंग एजेंट है और ये हमारे नर्वस सिस्टम को प्रभावित करती है, जिसके कारण हार्ट रेट, हार्ट का फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन कम होता है और ब्लड प्रेशर कम होने लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑर्गेनोजेनेसिस अकर्स इन। प्रेगनेंसी को हम टोटल 3 ट्राइमेस्टर्स में क्लासीफाई कर सकते हैं, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। इन तीनों में से किस ट्राइमेस्टर में आप में ऑर्गेनोजेनेसिस देखने को मिलता है, ये आपको बताना है। ऑर्गेनोजेनेसिस का मतलब है ऑर्गन्स का फॉर्मेशन किस ट्राइमेस्टर में होता है, फर्स्ट में, सेकंड में, थर्ड में या सभी में। द राइट आंसर इज ऑप्शन ए, फर्स्ट ट्राइमेस्टर में। फर्स्ट ट्राइमेस्टर का मतलब है कि 0 डे ऑफ प्रेगनेंसी से लेकर 12 वीक तक का समय। सेकेंड ट्राइमेस्टर का मतलब है 13 वीक से लेकर 28 वीक्स का समय। और फिर 13 वीक से लेकर जब तक डिलीवरी ना हो जाए वहाँ तक का समय थर्ड ट्राइमेस्टर कहलाता है। सॉरी, ये 29 वीक्स है यहाँ पर। 29 वीक्स से लेकर डिलीवरी तक का समय, और डिलीवरी का अगर 37 वीक्स कंप्लीट होने से पहले डिलीवरी होती है तो इसे हम प्रीटर्म डिलीवरी कहते हैं। और अगर 37 से लेकर 42 वीक्स तक, 38 से लेकर 42 वीक्स के बीच में डिलीवरी होती है तो ये टर्म प्रेगनेंसी कहलाती है। और 42 वीक्स के बाद डिलीवरी होती है तो ये पोस्ट टर्म डिलीवरी कहलाती है। थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर वॉचिंग दिस कंप्लीट वीडियो। अगर आपको आज की ये क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और कल संडे है, संडे एज यूजुअल ऑफ रहेगा, कल आपकी क्लास नहीं रहेगी। हर संडे ऑफ रहता है, आप ये बात अच्छे तरीके से जानते हैं। सो बेस्ट ऑफ लक।